देख रहे हैं इंडिया का मुकदमा, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। यूपी में चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी समीकरण साधने के साथ वादों की झड़ियां भी लगने लगी हैं। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का दांव चल दिया। वैसे ये पहले भी जातीय जनगणना के समर्थन में बोलते रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले सत्ता में आते ही 3 महीने के अंदर वादा पूरा करने की बात कहकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के नीति निर्माताओं को परेशान जरूर कर दिया। क्या होती है जातीय जनगणना, इसके नफा नुकसान क्या है, अन्य दलों पर इसका रुख क्या है, क्या ये अखिलेश का चुनावी शिगुफा है, इस पर अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग चुनाव से ठीक पहले जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी को छोड़कर सभी दल जातीय जनगणना की सियासत में हाथ पैर मार रहे हैं। पहले तो छोटे छोटे दल जिनका आधार ही जातीय वोट बैंक है, वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने तो इसके पक्ष में खुलकर बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार में आते ही 3 महीने में जातीय जनगणना कराए जाएंगे। हमारे मुद्दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे टीआई कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। अखिलेश ने ये बातें यूपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर दिए गए कार्यक्रमों में कही है। दारा सिंह ओबीसी के नोनिया समाज से आते हैं। पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के इलाकों में नोनिया समाज का अच्छा खासा सियासी असर है। समाजवादी पार्टी की शरण में आते ही दारा सिंह ने भी यूपी की मौजूदा सरकार को पिछड़ा और दलित विरोधी करार दिया। जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है। पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। दारा सिंह चौहान से पहले 2 अन्य योगी सरकार के मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी भी इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को चुनाव से पहले लग रहे इन झटकों के बीच जिस तरह से अखिलेश ने जातीय जनगणना का कार्ड खेला है, उससे उन्हें और चुनावी बढ़त मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ जातीय जनगणना शुरू करने का दावा कर रहे हैं, बल्कि इसके फायदे भी गिना रहे हैं। जातीय जनगणना के आधार पर सभी समाजों की समानुपातिक भागीदारी तय हो सकेगी। समाजवादी सरकार में पुरानी पेंशन जारी की जाए, समय से नौकरी में पदोन्नति के साथ छात्रवृत्ति और सबके साथ समान व्यवहार की व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित होगी। समाजवादी पार्टी कैसे कराएगी जातीय जनगणना, इसका भी प्लान रेडी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसके लिए महज 100 से 200 टेलीफोन लाइनें लगानी होगी। इसके बाद लोगों को फोन करके उनसे उनकी जाति के आधार पर नंबर दबाने के लिए कहा जाएगा। समाजवादी पार्टी जिस जातीय जनगणना को हल्के में ले रही है, वो कितनी आसान है, कितनी कठिन, कितने उसके फायदे हैं, कितने नुकसान, ये तो जब जातीय जनगणना होगी तभी पता चलेगा। इधर बीजेपी जाति आधारित जनगणना पर खुलकर नहीं खेल रही है।
हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी को हिंदू समाज में मतभेद पैदा होने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका है। सबसे बड़ी चीज वोट बंटने का खतरा सता रहा है। करिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी जातिगत जनगणना को करवाने में, खास तौर से ओबीसी वाली, अभी इच्छुक नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो अपने अपने आधार पर वो कर सकते हैं। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य कि इंदिरा साहनी के जजमेंट में अगर हम देखें तो इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि किसी भी परिस्थिति में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और खास तौर से सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वो ये देखें, सर्वे करवाएं पूरे देश में कि जो जातियां सबल हो चुकी हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे आ चुकी हैं, उनको ओबीसी कैटेगरी से बाहर निकाला जाए, ताकि जो रियल में नीडी लोग हैं उनको जो है उसका लाभ मिल सके। परंतु सरकारों ने ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाया। बात बीएसपी की जाए तो मायावती भी जातीय जनगणना के पक्ष में। बीएसपी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका जरूर समर्थन करेगी। इसी तरह से राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर और निषाद नेता संजय निषाद की पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। इतना ही, सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से धार्मिक और जातीय राजनीति का बोलबाला है। प्रदेश का हर चुनाव जातीय समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है। 2022 के चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। जातीय जनगणना का मुद्दा इस चुनावी चौसर में शय और मात की महज एक चाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जातीय जनगणना सिर्फ अखिलेश यादव का चुनावी दांव है या वाकई इससे लोगों को फायदा होगा? अगर जातीय जनगणना होती है तो क्या योजनाएं लोगों तक पहुंच पाएगी? जो सहूलियत जिसकी कोशिश सरकार करती है, क्या वो लोगों तक पहुंचाना आसान होगा? क्या जो राजनीतिक दल हैं उनको इसका नफा होगा या नुकसान? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है इस वक्त। रास बिहारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और शुभेंदु अवस्थी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उनसे समझना चाहूंगी, ये बताइए सर कि जातीय जनगणना अगर सरकार कराती है तो क्या ये लोगों के लिए लाभकारी होगी? जो सरकारी योजनाएं सरकार लाती है वो लागू करने में सहूलियत होगी? फिर सरकार क्यों इससे बचती है? बीजेपी इससे इनकार करती है लेकिन बाकी दल मांग करते हैं। जी, आपके सवाल में 2 पक्ष हैं। एक तो ये कि इसका लाभ क्या होगा और सरकारें क्यों बचना चाहती हैं। तो सबसे पहले वाले सवाल का जवाब ये है कि अगर इस देश में जाति एक सच्चाई है और जाति के नाम पर भेदभाव और गैर बराबरी के आंकड़े बहुत पहले से लेकर के आज तक अनवरत चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर जिस बीमारी का लक्षण जो है उसका इलाज उसी के आधार पर होगा, अगर जाति के नाम पर किसी के साथ गैर बराबरी, भेदभाव या अन्याय हुआ है तो उसके न्याय के लिए जो टूल बनाया जाएगा वो जाति होगी। इसलिए अगर आप किसी को जाति के आधार पर न्याय देना चाहते हैं या एक मुकम्मल राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप किसको न्याय देना चाहते हैं, उसके साथ अन्याय किस किस रूप में हो रहा है, यह आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आप जाति के नाम पर फेलोशिप देते हैं, आप जाति के नाम पर रिजर्वेशन देते हैं, इस देश की हर तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनता है और जाति से फर्क पड़ता है। तो अब वो अन्याय अगर है तो न्याय मांगने वाले लोग आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बहस जो चलाई जाती है कि जाति खत्म करना है, जातिवाद बढ़ रहा है, तो जाति जनगणना करेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, जातिगत वैमनस्य बढ़ जाएगा, ये सारा कुछ पहले से चला आ रहा है।
इस देश में 31 के बाद जात जनगणना नहीं हुई, लेकिन धर्म गिना जा रहा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां गिनी जा रही हैं। क्या ये दोनों के भीतर वो आंकड़े दिखे? ये नहीं हुआ है। एक फेक नरेशन चलाया गया है कि जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि जातियों के आंकड़े पता चल जाते हैं, तो जो झूठ बोला जाता है कि ओबीसी में कुछ जातियों ने हक ले लिया है सबका, एससी में कुछ नहीं ले लिया है, तो आप आंकड़े बताते और फिर एक डेटा एनालिसिस करके आप बेहतर पॉलिसी बनाते। दूसरा पहलू आपके सवाल का ये है कि इसे राजनीतिक दल क्यों नहीं कराना चाहते। असल में हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस चीज़ को सामने से बोलने में कतराते हैं। मसलन इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप टिकट देंगे जातिवार आंकड़े देख करके कि किस विधानसभा में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, कम हैं, कहां कौन चीज ज्यादा कम होगी, लेकिन आप इसका कोई उन्मूलन का काम नहीं चलाना चाहते क्योंकि यह जातिगत वैमनस्य का लाभ आप लेना चाहते हैं। इसलिए सरकार ये काम नहीं करना चाहती। बांटे जाते हैं तो ध्यान रखा जाता है कहां पर किस जाति के लोग हैं, वहां पर उस जाति का उम्मीदवार उतारा जाता है, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है तो सरकारें इससे क्यों डरती हैं, क्यों कदम पीछे उठाती हैं? कपीश जी, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो 3 महीने के अंदर वो जातीय जनगणना कराएंगे। इससे क्या लाभ होगा, क्या चीजें होंगी जो आपकी सरकार आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएगी, और इस जातीय जनगणना ना होने की वजह से वो लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा था? देखिए अर्चना जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि इस देश के अंदर जाति धर्म सब हैं और सारे लोग एक साथ रहते हैं। सारे लोग देश के लिए विकास का कार्य भी कर रहे हैं, ज्यादातर लोग शांतिप्रिय भी हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो आपसी वैमनस्यता इस बात को खड़ा करके पैदा की जाती है कि ये जाति हम लोग इतने हैं और हमको इतना ही मिल रहा है, ये सबके साथ है, हर जातियों के अंदर है कि भाई हमारे साथ जस्टिस नहीं हो पा रही, हमारे में बहुत लोग बैकवर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इस तरह की स्थिति बढ़ती है, यानी पिछड़ा में अति पिछड़ा और उससे भी ज्यादा महापिछड़ा, ये सारी चीजें बनती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जब हम जनगणना कराए हैं, जातीय जनगणना ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। सरकार इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। हमारी भारत सरकार ने कराया हुआ है और 2016 में से ही ये रेडी है। ऐसा नहीं है कि इनके पास आंकड़े नहीं है, वो जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम अपनी बात कह रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जितनी जातियों के लोग रहते हैं, हम उनकी जनगणना करा देंगे और सबको बता देंगे कि कौन कितना है, कौन कितना है, कौन कितना है। उसके हिसाब से जो आरक्षण तय है उसमें उनके सीट का रेशियो होगा। जो अभी वकील साहब कह रहे थे कि इंदिरा साहनी वाला केस, बिल्कुल ठीक बात है। 9 जजेस की बेंच ने, एक बहुत बड़ी बेंच ने आपका फैसला, संवैधानिक फैसला दे दिया जी। और इसीलिए सवाल उठता है शुभेंदु अवस्थी जी, आपकी सरकार, केंद्र की सरकार जब नीट में ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, फिर जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है, जबकि ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार तो इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी राजी नहीं होते। किस बात की परेशानी है, क्या आशंका है? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने यह बात क्यों कही। आज सबसे पहले उनको यह पता चल गया कि उनके खुद ओबीसी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से वोट देना चाहते हैं, इसलिए आज उन्होंने खुद अपने एक विशेष जाति में जिससे वो खुद आते हैं उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया, और एक सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दिया कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल जब नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है तो फिर जातीय जनगणना से क्या दिक्कत? क्योंकि जो जातीय जनगणना होती है उसमें एससी और एसटी की जनगणना तो होती है, सिर्फ ऊंची जातियों की, और ओबीसी की जनगणना नहीं होती। मैं एक इसी चीज को बताना चाहता हूं, 1952 में भी ये बात आई थी और उस समय पे भी ये नकार दिया गया था कि भारत को जातियों के विषय पे बांटा जाएगा, पर जो सिस्टम चला आ रहा है उसको कंटिन्यू किया गया है और उसको उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जातियों को बांटकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आज आपने देखा कि अखिलेश जी ने क्या बात कही। अखिलेश जी ने जानबूझ के इसलिए बात कही है कि उन्होंने ओबीसी का ट्रम्प कार्ड चल दिया। मैं कहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। जब हम सबके विकास की बात करते हैं, जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो में सभी जातियां आती हैं, सभी धर्म आते हैं और सभी लोग आते हैं। और एक और बात कहूंगा मैं, जिसको आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या गया है ओवरऑल।
अब सब लोगों की मानसिकता कहां जा रही है? देश को विकास के पथ पे लेके जा रहे हैं और उसके शुभेंदु जी, बावजूद ये आदर्शवादी बातें ना राजनेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं, अच्छी लगती है। बिल्कुल आपको नहीं अच्छी सुनना चाहिए। लगती। देखिए, टिकट आपको सुनना चाहिए। टिकट देते वक्त जातियां ध्यान में रखी देखिए, जाती टिकट देते हैं। समय- कहां पे कौन सी जाति ज्यादा है इसका ध्यान रखा देखिए, जाता है। आपको भी मालूम ओबीसी है। का नेता कहां जा रहा है ये ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जातीय जनगणना, ठीक है, मैं राज बिहारी साहब, क्या ये राजनीतिक पार्टियों का दोहरा चरित्र नहीं है कि टिकट तो देंगे जाति के आधार पर लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराएंगे? इस जातीय जनगणना से क्या राजनीतिक दलों को फायदा है या नुकसान है? लेकिन लोगों को क्या सिर्फ इसका फायदा है या लोगों को भी कुछ इसका नुकसान है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना अगर होती भी है तो इससे फायदा किसका है? क्या आम जनता को फायदा है? अब आप बताइए कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज हम बात कर रहे हैं कि ये फला जाति पिछड़ी है, इस जाति को लाभ नहीं मिला, इस जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ये जाति आर्थिक रूप से कमजोर है। देश में इतने लंबे समय शासन करने वाले दल भी ये बात कर रहे हैं कि इन जातियों को लाभ नहीं मिला, ये जाति पिछड़ी रह गई, आर्थिक रूप से कमजोर रह गई या सामाजिक रूप से कमजोर रह गई। अगर हम माने तो एक तरह से ये जो सरकारें रही है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, लंबे लंबे समय तक, अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से लंबे समय तक लालू यादव की पार्टी ने राज किया, अब लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कहा, ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से है। अगर उनको आप देखें तो जिस तरह से अभी तक पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की टिकटों का बंटवारा हुआ, उन्होंने कितने ओबीसी को अभी तक उम्मीदवार बनाया है? नहीं, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि राजनीतिक पार्टियां तो अपना नफा नुकसान देखती हैं। अखिलेश यादव ने भी जो कहा उसको हम राजनीतिक बयान मान लेते हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से राजनीतिक बयान है? देखिए, इस तरह के बयानों से हम एक तरफ कह रहे हैं कि जाति भीन समाज बनना चाहिए, दूसरी तरफ हम राजनीतिक कारणों से आरक्षण को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के नियम कायदे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नहीं मानते हैं। इसी तरह से चाहे महाराष्ट्र का मामला हो चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वहां पर चुनाव नई तरह से हो रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने जिस तरह से आरक्षण बढ़ाकर सीटों का परिसीमन किया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में तो परिसीमन दोबारा हो रहा है, नए सिरे से परिसीमन हो रहा है। तो जब एक तरफ जब आरक्षण पर एक सीमा है, उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखिए, जातिगत आंकड़े तो हैं, जैसे अभी जैसे मैंने सुना कि जातिगत आंकड़ा तो है, हर बार होते हैं, और खास तौर पे जब हम जब पार्टियां टिकट बांटती हैं और हम मीडिया के लोग एक विश्लेषण करते हैं कि इस इलाके में इतने ब्राह्मण हैं, इतने यादव हैं, इतने अन्य हैं, अनुसूचित जातियां हैं या दूसरी जातियों, तो सब आंकड़े रह रहे, तो ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? इसका मतलब है आंकड़े हैं और ये आंकड़े जुटाए जाते हैं, प्रशासनिक स्तर पे आंकड़े रहते हैं, इस आधार पे लेकिन इसकी घोषणा नहीं की जाती, ये मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर अखिलेश यादव जी, पहले तो देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है, पहले तो सरकार किसकी आएगी उत्तर प्रदेश में? चलिए मान लें कि अगर अखिलेश, मान लो कोई भी मुख्यमंत्री हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो जो चाहता है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जातिगत जनगणना आप वो करा लीजिए, केंद्र सरकार भी कह रही है करा लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद में फायदा किसको है? आपकी रिपोर्ट कौन मानेगा? केंद्र क्या देगा? हम रिपोर्ट नहीं मानेंगे, यानी राज्य अगर कराएंगे तो केंद्र नहीं मानेगा। ऐसा हो सकता है, तो योजनाओं का लाभ हो सकता है उन लोगों तक ना पहुंच पाए। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, एडवोकेट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी दुबे जी, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि क्या राज्य के पास ये पावर है कि वो जातीय जनगणना कराए, और क्या वो जो जनगणना कराएगी उसका फायदा होगा? केंद्र क्या उसको मानने के लिए बाध्य होगा? क्या दोनों में उसके बाद टकराव की स्थिति होगी? कानून के नजरिए से बताइए। देखिए, दो बातें यहां पर समझना होगा कि SC ST का जो रिजर्वेशन है OBC के रिजर्वेशन से इक्विट नहीं किया जा सकता। SC ST रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। OBC रिजर्वेशन एक स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन है जो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सरकारों ने इंप्लीमेंट किया। अब इंदिरा साहनी का 9 जजेस बेंच का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OBC वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक
और आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन कराना चाहिए, ताकि इस वर्ग की जो जातियां सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आधार पर सबल हो गई हो, उन्हें ओबीसी वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके। और इससे क्या होगा कि इस वर्ग में शामिल जो वंचित जातियां हैं, उनके उत्थान का अवसर बढ़ेगा और ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। अब दूसरा, अभी 5 जजेस बेंच ने उसी 9 जजेस बेंच की जजमेंट को देखते हुए मराठा रिजर्वेशन केस में साफ तौर पर कहा कि जाति आधारित रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिएम्बल और ऑब्जेक्ट के खिलाफ है। बेसिक जो संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके खिलाफ है, क्योंकि अगर जातियों को एक पर्टिकुलर अगर जाति को आपने दे दिया या जाति आधारित आपने किया, तो वो ये राजनीति जो देश में लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जाति आधारित बन करके रह जाएगा। और जो जातियों, जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी, उन जिनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, उन अपने हिसाब से वो वहां पर सरकार से पॉलिसी बनवाएंगे। मेरा मानना यह है कि किसी भी सामाजिक जाति को, किसी भी जाति को मेन धारा में लाने के लिए जरूरी होता है कि उसको जो बेहतर सुविधाएं हैं वो किया जाए, लेकिन साथ ही साथ सर्वे करवा करके यह भी देखा जाना जरूरी है क्या वो जातियां सबल हो गई हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में यादवों को ले लीजिए, जाटों को ले लीजिए, गुर्जरों को ले लीजिए, जायसवालों को ले लीजिए, साहुओं को ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से आज सबल नहीं है? निश्चित तौर पर सबल है। इसलिए जरूरत है कि उनको इंप्रूव करके जनरल कैटेगरी में लाने के, लेकिन ये नहीं हुआ। तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा उसकी बात कह रहा हूं। देखिए, केंद्र सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर इसमें करना चाहती हैं तो अपने हिसाब से करें, केंद्र इसमें कुछ नहीं करवाएगी। तो अब सवाल यह एक यहां पर यह उठता है कि यानी कभी नीतीश कुमार इस बात को लेकर के सामने आ जाते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर के जो नगरीय निकाय चुनाव उसमें आ जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी इस बात को लेकर के आ जाते, यानी ये सिर्फ आग में हवा देने का काम है कि किस तरीके से इस पर बहस हो। सवाल यहां पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस ने साफ तौर पर कहा कि आप इस पर एक ऐसा इंडिपेंडेंट अनबायस्ड सर्वे करवाइए और उस सर्वे के मुताबिक जो जातियां आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से मजबूत हो गई है उनको आगे कर दीजिए और उनको जनरल कैटेगरी में लेकर के आए, क्योंकि आप ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% होना चाहिए। अब उसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, उसी में विमेन रिजर्वेशन भी, उसी में एससी एसटी रिजर्वेशन, कानूनी रूप से भी ये कहा गया है, लेकिन सरकारें इसको नहीं मानती हैं। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या वजह, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी, 1941 में भी हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो क्या अब भी सरकार जातिगत जनगणना करवाती है लेकिन वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते? तो आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नया शिगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो 3 महीने के अंदर वो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन जनगणना कराने का जो तरीका उन्होंने बताया वो थोड़ा अटपटा लगा। फोन के जरिए जातिगत जनगणना होगी। अब ये किस तरीके से होगी, आंकड़े किस तरह से जुटाए जाएंगे, किस तरह से उनका आकलन होगा, ये समझ पाना मुश्किल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कपीश जी, जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए कि फोन के जरिए किस तरह से जातिगत जनगणना होगी। अर्चना जी, सबसे पहले हम इसका जवाब देंगे, उसके पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। ये कि अभी शुभेंदु जी ने भी कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी कहा, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बैठा हूँ, लिख करके आ रहा है कपीश श्रीवास्तव, और शुभेंदु जी के आगे अवस्थी लिख के आ रहा है, और राम जी के आगे तिवारी लिख करके आ रहा है, आपके आगे सिंह लिख करके आ रहा है, और हमारे वकील साहब के आगे दुबे लिख करके आ रहा है। जब जातियां अच्छी बात नहीं है तो ये लिखने की क्या जरूरत है? एक नया एक आ जाए, विधेयक आ जाए, साफ कर दीजिए जातियों का नाम पीछे से, अगर ये इतनी बुरी चीज। हम तो कपीश जी, कौन कह रहा है कि बुरी चीज है? बुरी चीज नहीं है, लेकिन हर चीज का फायदा, नफा, नुकसान जनता के नजरिए से देखना होगा, राजनीतिक पार्टियों के नजरिए से नहीं। हम वापस जाति में नहीं फंस सकते हैं। आपको पता है ना, इस देश में जाति के आधार पर क्या कुछ होता रहा है, उससे ऊपर उठना होगा। जातियां आज भी हैं, तो जातीय जनगणना करके अगर बता दिया जाएगा कि कौन कितना है, तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? झगड़ा। और उन जातियों के आधार पे। अच्छा चलिए कपीश जी, आप ये बताइए ना, फोन के जरिए किस तरह से जातिगत जनगणना होगी, ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, उसका रोड मैप जो है वो तैयार है कि कैसे हम लोग कराएंगे।
आप एक बात बता दीजिए ना, मिसकाल से जब बड़ी पार्टी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अरे राजनीतिक दल तो कुछ भी बना ले, लेकिन जनगणना की बात अलग है। राजनीतिक दल कुछ भी करे, कुछ आपको जो लोगों से जुड़ी चीजें हैं उन पे तो सवाल होंगे ना। वो मिस कॉल दे के बनाए, मैसेज से बनाए, उनकी जैसे मर्जी वैसे बनाए, आप भी बना लीजिए। सारे खाते अगर किसी आधार से जोड़े जा सकते हैं 20 तरीका। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जनगणना तो हुई है जाति की भी, लेकिन वो सरकार शो नहीं कर रही है। 3 महीने के अंदर अगर हम लोग कह रहे हैं तो करके आपको दिखा देंगे। जातिगत जनगणना हुई है लेकिन सरकारें आंकड़े नहीं देती है। डॉक्टर यादव, आपको कहा कि लखनऊ की मेट्रो देंगे तो 22 महीने में मेट्रो दे दी। ठीक है, चलिए डॉक्टर यादव, क्या ये जातिगत जनगणना अभी भी होती है लेकिन सरकारें आंकड़े जारी नहीं करती हैं? इतना ही फर्क है सिर्फ? मैं तो सिर्फ इतनी बात नहीं, जातिगत जनगणना होती है, ये सच्चाई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां गिनी जाती हैं और उसके साथ साथ तमाम और आंकड़े जुटाए जाते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ क्या ओबीसी और सवर्ण जो हैं, क्या उनकी जनगणना भी होती है? सरकारें उनके आंकड़े जारी नहीं करती है? नहीं, इतना ही फर्क होता है? उनकी नहीं होती है। उनकी जनगणना नहीं होती है। 2010 में जब संसद में यूनानिमस डिसीजन हुआ, पूरा संसद सहमत थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद भी वो जनगणना एक्ट 1948 के आधार पर नहीं कराया गया। वो सामाजिक और जातिगत सर्वे करा के उसका आंकड़ा 2016 तक आया और उसे भी जारी नहीं किया गया। तो इस देश में इस समय जातियां 2 ही लोगों की नहीं गिनी जाती हैं। एक वो जिनकी आबादी नहीं पता होने के बाद भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गया, तब भी 50% की सीमा कहीं क्रॉस नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सारी पीआईएल पेंडिंग है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं है। वो स्टैट्यूटरी नहीं है, ओबीसी का रिजर्वेशन स्टैट्यूटरी है। दूसरी बात कि अगर ये जनगणना नहीं हो रही है तो ये केवल पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं होगी। जाति जनगणना का अर्थ है सबकी गिनती, और सबकी गिनती में ये तय हो जाएगा कि कोई ज्यादा हक किसी का तो नहीं ले रहा। आप कह रहे हो सर्वे करा करके ओबीसी में से कुछ जातियां निकालेंगे, एससी में से निकालेंगे, उसी का तो एक बहुत वैधानिक और व्यवस्थित तरीका है जाति जनगणना। सारे आंकड़े सबके सामने आ जाएंगे, कौन ज्यादा हकमारी कर रहा है, कौन कम हकमारी कर रहा है, ये सबके आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। ये फायदा है इसका। दूसरी बात कि नुकसान जैसा कुछ नहीं। तो क्या सियासी पक्ष, वो पार्टी के प्रवक्ता लोग रख रहे हैं, मेरा कहना यह है कि नेताओं के परे जाकर के इस बात का सवाल उठाया जाना चाहिए कि जातियां गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा, जैसे धर्म गिनने से सांप्रदायिकता का कोई रिश्ता नहीं है। ये एक अलग सवाल है, इसको बिल्कुल अलग तरीके से रखना चाहिए। विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किस जाति के हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज किस जाति के बैठे हैं, व्यापारी कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं। इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है कास्ट सेंसस। ये किसी पार्टी के एजेंडे से बड़ी चीज है। इंक्लूसिव राष्ट्र अगर बनाना है तो सबको सबके हिस्से का न्याय और हक मिले। शुभेंदु जी से इसका जवाब लेते हैं। शुभेंदु जी, इंक्लूसिव अगर बनाना है तो ये जातिगत जनगणना करनी होगी, करानी होगी, और इससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों से, उनके एजेंडों से बहुत ऊपर की चीज है। देखिए, मैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि जैसा जो सिस्टम बताया इन्होंने कि 100 मोबाइल रख लेंगे और फोन कर लेंगे, मेरे को लगता है जैसा उन्होंने वर्चुअल रैली के विषय में समझा था, शायद जातिगत समीकरणों को जानने के लिए या उसकी गणना करने के लिए जो उन्होंने सिस्टम निकाला है, ये उनको फिर से सोचना चाहिए। और कई बार हमको लगता है अखिलेश यादव जी पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, ना वर्चुअल समझ में आता है, ना जनगणना कैसे होती है ये समझ में आता है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आता है? अरे हम बता रहे हैं सर, अब हमारी भी बात सुन लो। कपीश जी, सुन लिया करिए ना, सब आपको शांति से सुनते हैं। कपीश जी, आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। समझ में आता है अवस्थी जी? आप बोलिए, आप जब बोल रहे थे कपीश जी, आप ही के नेता ने कहा कि हमको वर्चुअल समझ में नहीं आया, हमको लगा कि हम स्टेज में बैठ जाएंगे और कैमरा से सब चला जाएगा। ये तो हम नहीं कह रहे भैया। बहस दूसरी दिशा में नहीं ले जाइए, मैं यही कह रहा हूं, नहीं ले जाइए, सब्जेक्ट पे रहते हैं। कपीश जी, मैं तो यही कह रहा हूं, विषय से नहीं भटकिए। कपीश जी, जातिगत समीकरण का यदि जातिगत गणना करनी है, समझ पाएगा। अरे कपीश जी सुन भी लिया करो, कभी बार आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। आप जातिगत परिभाषित करना चाहिए कि नहीं कि वर्चुअल क्या होता है। अरे परिवर्तन इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ गए, उनको वर्चुअल नहीं मालूम। आप अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इतना बड़ा वर्चुअली पढ़ के आए, सुनते हैं पता नहीं विदेश से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, वर्चुअल नहीं मालूम उनको। और एक पार्टी के नेता है, आपको क्या समझ में आता? एक फोन लगा के जनगणना कराओगे क्या? शुभेंदु जी, कपीश जी, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, डिक्शनरी में वर्चुअल देख लीजिएगा, यहाँ पर उसका मतलब समझाने के लिए नहीं बैठे हैं।
समझाने चले। यहाँ पर वर्चुअल का मतलब समझाने के लिए नहीं बैठे, यहाँ डिबेट किसी और विषय पर है, उस पर बात कर लेते हैं। शुभेंदु, क्या ये इंक्लूसिव नहीं है? कपिल जी बोलने दीजिए, क्या इंक्लूसिव नहीं है? अगर इंक्लूसिव राजनीति करनी है, सब तक लाभ पहुंचाना है और जिसको बाहर करना है उस लिस्ट से, उसके लिए भी ये जातिगत जनगणना जरूरी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति को हर अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि इस तरीके के 50% से ऊपर नहीं होगा, तो ये किस अधिकार से कह रहे हैं कि हम जातिगत समीकरण करेंगे और जिसकी जैसी जैसी जाति होगी उसको वैसा वैसा देंगे? ये इसलिए किया है कि इनको, देखिए आप पहले सुन लो कपिल जी, 50% से ऊपर, अरे आप सुन लो कपिल जी, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपको थोड़ा पढ़ के आया करो, आप थोड़ा सा पढ़ के आया करो, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं सुन लो। आप मुझे बताइए ना, पहले तो आप आपने हत्या की है कि नहीं की है? अरे लीजिए, अब हत्या पे आ गए आप, हमने तो देश बना दिया, अब आप इस सब विषयों पर मत आइए। अच्छा, विषय पर ठीक है। टॉपिक है कपीश जी, ये 10% कपिल जी टॉपिक से मत भटकिए, टॉपिक से मत भटकिए। शुभेंदु जी, मैं रास बिहारी जी के पास जाऊंगी, आप लोगों की तू में वक्त बर्बाद नहीं करना। रास बिहारी जी एक बात बताइए, जब राजनाथ सिंह पिछली सरकार में, आप बात ही नहीं सुनने दे रहे हैं, जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि 2021 की जनगणना की तैयारियों का जब जायजा लिया गया था, उस वक्त उन्होंने कहा था, और 2018 की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें सरकार ने खुद माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस बात से मुकर रही है? देखिए, सभी ये लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाए जाते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं जुटाए जाते हैं, सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। अब क्या है कि राजनीतिक तौर पे देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां सभी ओबीसी को ज्यादा महत्व दे रही हैं। इस कारण अखिलेश यादव भी ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका असर दूसरा, अब अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप जातियां लिखना बंद कर दी, अच्छी बात है। जातियां अगर लिखना बंद करेंगे, आप जिस पार्टी के, आप कहते हैं हम राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे चलते हैं, तो लोहिया जी तो सबसे ज्यादा ही इसके खिलाफ थे कि आप अपनी जाति के आधार पे जातिवाद करते हैं। लोहिया जी तो जातिगत उसके बहुत विरोधी थे, वो चाहते थे जातियां टूटे, समाज एक बने। उनका तो पहला ही मिशन था। अरे जात पात का मतलब होता है कपीश जी, आप किसी को बोलने नहीं देते। करना जात पात नहीं होता है। कपीश जी बोलने दीजिए, आप जब आप बोलते हैं कोई नहीं बीच में इंटरवीन करता है, लेकिन आप करते हैं। बात कंप्लीट करने दीजिए, वक्त आएगा तो आप अपनी बात बोलिएगा। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। आप बीच में नहीं बोलिए। राज बिहारी जी को सुन लीजिए, पत्रकार है वो, किसी पार्टी के नेता नहीं है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनकी बात सुनिए कम से कम। बोलिए राज बिहारी जी। आप मुझे देखिए, मेरे नाम के आगे तो कुछ नहीं लिखा है, मैं तो केवल रास बिहारी लिखता हूँ, और मैं इस व्यवस्था, मैं जाति विहीन व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि जब हम जाति की बात करते हैं तो हम जो देश एक तरफ देश जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, बात होनी चाहिए कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जातियां जो अब राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील, अभी मैं दुबे जी को सुन रहा था, उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कई जातियां बड़ी मजबूत हुई हैं। हम देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, क्या 75 साल में बहुत जातियां मजबूत नहीं हुई हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से बड़ी मजबूत है, जो नौकरशाही में बड़ी मजबूत है, जिनकी पुलिस में बड़ी जड़ें हैं। उनके पिता भी बड़े अफसर थे, वो खुद बड़े अफसर हैं, उनका बेटा भी अफसर बन रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम आरक्षण का लाभ लेके तमाम फायदा उठा रहे हैं। अब देश को इस बारे में भी सोचना चाहिए, जो तीन पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, क्या देश को उस बारे में नहीं सोचना चाहिए? ठीक है, जातिगत, क्योंकि ये जो दरअसल जो बार बार आवाज आ रही है, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो ताकि उनका कुछ फायदा हो, और जो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि देश में जातिगत व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और खास तौर पे आर्थिक रूप से सबसे अधिकार मिलना चाहिए। इस बारे में बात होनी चाहिए। जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ऐसा लगता है हम देश में फिर से एक भावनात्मक मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं। हम एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के तैयार कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि हमको चुनावों में राजनीति
फायदा मिल सके। अर्चना जी, अब हमें अवसर दीजिए। नहीं, रुकिए अश्विनी जी के पास जाऊंगी मैं पहले, फिर आपके पास आऊंगी। आप वैसे भी बीच बीच में सबके बोलते रहते हैं, एक बार अश्विनी जी के पास जाऊंगी। अश्विनी जी, 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी, 1941 में हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये बंद कर दिया गया? ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पहल की गई, उनको लग रहा था कि उनके वोट बैंक को कुछ नुकसान हो रहा है, या कोई कानूनी वजह थी? देखिए, देश में आरक्षण का इतिहास 136 साल पुराना है। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे मात्र 50 सेकंड का समय लूंगा और बड़े आदर के साथ 3 दृष्टांत बताऊंगा कि जो आरक्षण कमेटी बनी थी 1949 में, तो आरक्षण के मुद्दे पर बनी कमेटी इस व्यवस्था के खिलाफ थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब दिसंबर 1949 में धारा 292 और 294 के तहत मतदान कराया गया, तो उस वक्त 7 में से 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। मौलाना आजाद, मौलाना हिफजुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन भाई लालजी ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया। उन्होंने आरक्षण के दूरगामी परिणामों का अंदाजा उसी वक्त लगा लिया था। अब आ जाइए, हम अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा था 10 साल में यह समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई थी अर्चना जी, उन्होंने कहा आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए, यह मात्र विकसित होने का अधिकार है। और यही वजह थी कि अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की। अब सुनिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था आरक्षण जाति धर्म पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो। महात्मा गांधी ने हरिजन के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था, धर्म के आधार पर दलित समाज को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हों। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा। उन्होंने 26 मई 1950 को असेंबली में भाषण देते हुए, वो लिपिबद्ध है, जोर देकर कहा था कि यदि हम किसी को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। और एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके विपरीत आज उसी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के इस देश में लोगों को लोगों से बांटा जा रहा है। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद पैनलिस्ट का सुनने के लिए। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी उठा रही हूं क्योंकि केंद्र सरकार नीट की परीक्षा में तो ओबीसी को 50% आरक्षण देती है, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो उससे इनकार करती है। डॉक्टर यादव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बहुत जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले लोग इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए मिला था, सारा रिजर्वेशन नहीं, नंबर 1। दूसरी बात कि जो रिजर्वेशन है वो जाति जनगणना के सवाल का पर्याय नहीं है। जाति जनगणना तो आप सारे लोगों के लिए जरूरी है कि जितने लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो, कुछ लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, कुछ जातियां ज्यादा आर्थिक रूप से ताकतवर हो गई है। नंबर 1 बात, जाति जनगणना में सारे डेटा मिलेंगे हर जाति के, तो सबके लिए न्याय होगा। और दूसरी बात कि आरक्षण आर्थिक सवाल नहीं है। इस देश के पत्रकारों और वकीलों की यही अगर स्थिति है जाति और आरक्षण की समझ को लेकर के, तो मुझे तो बड़ी चिंता है कि नेता तो ऐसे ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इस पे फिर कभी बहस कराइएगा, मैं तैयार हूं, खुल के बहस हो। जाति अलग चीज है, जाति जनगणना अलग है और आरक्षण अलग चीज है। इस पे फिर कभी विस्तार में बात करना चाहूंगा। जाति से ऊपर भारत के लिए सोचिए सवाल कभी। जाति जनगणना का बहुत छोटा सा सवाल है। जी, दरअसल ये जो अभी बात करें ना, जैसे इन्होंने पत्रकारों पे भी टिप्पणी की, ये पत्रकारों को किस रूप में सोचते मैं नहीं मान जाता, क्योंकि मुझे ऐसे, मतलब मुझे भी ऐसे कोई शिक्षक है कॉलेज में पढ़ाते हैं, मुझे भी हैरानी है कि वो इस तरह अपने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह तोड़ मड़ोड़ कर बातें करते हैं। नहीं, और पहली बात इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करना कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले पत्रकार अपनी बात कहिए लेकिन दूसरे के सम्मान का भी ध्यान रखिए। डॉक्टर यादव, अपनी बात कहिए लेकिन दूसरे के सम्मान का भी याद करिए। बिल्कुल नहीं, ये तरीका नहीं है। आप बोलिए। राज बिहारी जी करते हुए कह रहा हूँ, वो समझ में आ जाता है, तभी राज बिहारी जी बोल रहे हैं। राज बिहारी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बिल्कुल, वकील को गलत फैक्ट नहीं बोलना चाहिए, सिंपल। देखिए,
मैंने हमेशा डॉक्टर लोहिया के बारे में जो सुना पढ़ा है वो ये है कि डॉक्टर लोहिया आजादी के बाद देश में जाति तोड़ो आंदोलन के सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ही जाति तोड़ो अभियान शुरू किया था। समाजवाद को चालू किया। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि जातियां टूटे और देश में बराबरी का दर्जा हो, महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले, आदि आबादी को भी बराबरी का दर्जा मिले। आज हम आजादी के 75 साल बाद ये जाति, इस जाति को लाभ नहीं मिला, इस जाति को फायदा नहीं मिला, जैसे हम कहते हैं भाई जो जातिगत व्यवस्था है जिसमें लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है उस पर अब बात करनी चाहिए कि 75 साल में कितनी जाति को क्या फायदा हुआ है। राज बिहारी जी, ये भी एक फैक्ट है कि उस आंदोलन से निकले, निर्बल है, उस आंदोलन से निकले नेता ही सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति करते रहे हैं। अखिलेश जो भी जातिगत बात करते हैं, जो भी जातिगत घटना की बात करते हैं, जो भी जातिवाद के समर्थन की बात करते हैं, उन्हें फिर कम से कम राममनोहर लोहिया के आदर्शों की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए हम राममनोहर लोहिया के आदर्श पे चलेंगे। उन्होंने तो राममनोहर लोहिया के आदर्श बहुत पहले छोड़ दिए। जो जाति की बात करता है वो तो राममनोहर लोहिया का समर्थक हो ही नहीं सकता है। चलिए आप बोलिए कपीश जी की जो जाति का समर्थन करता है वो किस तरह से राममनोहर लोहिया का समर्थक हो सकता है? पहली बात तो लोहिया के दर्शन को अगर ये पढ़ लें तो उन्होंने जात पात का विरोध किया था, किसी जाति का विरोध नहीं किया। जात पात का मतलब ये वही बात कह रहे हैं राज बिहारी जी, आप लोग बातों को तोड़ते। राज बिहारी जी वही बात कह रहे हैं। अर्चना जी, मुझे बड़ी दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देती। अभी मैं बोलना शुरू किया, अगर ना बुलवाना हो तो मैं नमस्ते कर लूं आपको। नहीं बोलिए, आप तो सबके बीच में बोलते हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं लोहिया जी का दर्शन मैं भी दे सकता हूं ना, मैं भी एक अधिवक्ता हूं, प्रैक्टिशनर लॉयर। दुबे जी भी बहुत अच्छे से जानते, मैं चीजों को समझता हूं विधिक रूप से, तब आपको बात रखता। सीधी बात यह है कि लोहिया जी का यह कहना था कि जात पात नहीं करनी चाहिए, यानी कि जाति के आधार पर अन्याय नहीं करना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी जाति के लोगों को नहीं देना है। लेकिन अगर कोई आरक्षण है, वो आरक्षण इसी वजह से है ना कि उस वृक्ष को बड़ा करने के लिए हम घेरते हैं कि उस लायक हो जाए। मैं इस बात से कंसेप्ट से कह रहा हूं कि ठीक है, आपने क्रीमी लेयर कंसेप्ट जो बताया था वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है, वो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी, क्यों नहीं करा ली भाई? इस देश में तमाम सरकारें बनी, कांग्रेस की भी बनी, तमाम सरकारें बनी, थर्ड फॉरम बनी, क्यों नहीं करा ली? आप इस चीज की कीजिए। हम लोग जिस बात की डिमांड कर रहे हैं वो ये सिर्फ है कि सारी जातियों को गिन लिया जाए, इसकी लड़ाई खत्म हो जाए कि हम कपीश जी ये चीज हो जाए। ये पहला मूल लेयर को भी डिक्लेयर करेंगे। एक मिनट सुन लें, अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जिन जातियों को आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है, उसमें अगर कंसेप्ट क्रीमी लेयर का होता है तो उनको हटाइए, लेकिन नीचे तक उसी के आधार पर बॉटम तक जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। चलिए कपीश, लेकिन सवाल यही है ना कि आप यहाँ बैठ के ये बात कह रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये करने की पहल नहीं कर पाता है। और राजनेताओं में एक तो बहुत अच्छा गुण होता है कि वो किसी के भी कथन को, किसी के भी बयान को, किसी के भी वक्तव्य को अपने अनुसार बहुत बेहतर तरीके से तोड़ मरोड़ लेते हैं। शुभेंदु जी, जब जाति के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, तो अगर जातिगत जनगणना हो गई तो क्या बिगड़ जाएगा? देखिए, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले यदि ये कपीश जी ये बता दें कि जब वो अपने टेलीफोन से लोगों की जाति पूछेंगे तो ये भी पूछेंगे कि वो क्रीमी लेयर है या नहीं, और यदि क्रीमी लेयर है तो वो हटाने के पक्ष में है या नहीं है। अभी जवाब दीजिए कपीश जी। जो यादव लोगों का जो ओबीसी का आपके सरकार के समय में जनगणना जातीय आधार पर, अरे आप जवाब दीजिए ना, आप बातों को घुमाइए मत, आप बातों को मत घुमाइए। जितने यादव लोग, अखिलेश यादव उस यादव वाली लिस्ट से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? आप जवाब दीजिए ना। आपने यदि जाति को जाति से लड़ाने के लिए तैयारी कर रखी है, ये कानून लेकर के आते नहीं आप बताइए ना, आप ही तो जनगणना करा रहे हैं, आपके पास तो पावर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है। कपीश जी, आप खाली इसका जवाब दे दीजिए, जब आप टेलीफोन से उसकी जाति पूछेंगे तो उसकी इनकम भी पूछेंगे क्या? क्यों नहीं आपने कर लिया? अरे जवाब दीजिए, हाँ या ना में, कंसेप्ट को क्यों नहीं, हाँ में ना में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने क्यों नहीं लागू किया? आप
आपने तो स्टेटमेंट आपने दिया है, क्यों नहीं लागू किया? स्टेटमेंट तो अखिलेश जी ने दिया है ना भाई, टेलीफोन से वो करा रहे हैं। ये साफ है शुभेंदु जी, कपी जी, ये साफ है कि राजनेता चुनाव के पहले जो घोषणा करते हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति होती है। अखिलेश यादव का ये कहना कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे समझ में आता है, लेकिन फोन लाइन के जरिए कराएंगे ये समझ से परे की चीज है। वर्चुअल समझ में आता नहीं उनको। तो साफ है कि चुनाव आ रहे हैं नजदीक, वोट चाहिए, तो इसके लिए लोगों को अपने पाले में लाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए नेता कई बार ऐसे बयान देते हैं, लेकिन हमें आपको समझना होगा कि क्या वाकई ये जातिगत जनगणना अगर होती है तो ये भारत के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद है या इससे कोई फायदा नहीं होगा, जातियों के बीच में दुराव बढ़ेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर कांड के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश गहलोत सरकार ने कर दी है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अलवर कांड के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 5 दिन बाद भी जो आरोपी हैं अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वो बच्ची हॉस्पिटल में है, मासूम बच्ची अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। और अब गहलोत सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। चौतरफा दबाव पड़ा गहलोत सरकार पर क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका है और यह हमला सफाक दल इलाके में हुआ है। सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया आतंकियों ने। एक पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक इस हमले में घायल हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।